जैसा कि अभी जानकारी आपको दी गई, कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा कैसे इस क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़े, इस बात के ऊपर फोकस किया जाएगा। इसी प्रकार से जो रोड का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है, हजारों करोड़ की परियोजनाएं तो रोड की कनेक्टिविटी के बारे में नेशनल हाईवे एनएचएआई के माध्यम से, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से हरियाणा प्रदेश में दी गई पिछले रिजीम में, और भविष्य के लिए भी ऐसी हजारों करोड़ की परियोजनाएं हरियाणा प्रदेश में आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए सड़कों का, उसका भी एक विशेष संकल्प इसमें दोहराया गया है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार की कनेक्टिव अटल जी के राज में शुरू हुई थी, उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को मिलाने का काम हुआ था, चतुर्भुज स्वर्णिम योजना उस समय लेकर के आए थे। किस तेज गति के साथ इसका विस्तार हुआ है, इस विस्तार को आगे तेज गति से लेकर के जाने का संकल्प भी इस संकल्प पत्र में दोहराया गया है। पिछले 10 साल के अंदर भ्रष्टाचार पर एक बड़ी चोट करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और हजारों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार के माध्यम जो थे उनसे रिकवर हुआ और वो गरीब जनता के लिए, उसके विकास के लिए उसको समर्पित किया गया। भविष्य में भी भ्रष्टाचार के जो मामले आए उनको कैसे प्रभावी तरीके से रोका जाए, इस बात का संकल्प भी इसमें दोहराया गया है। देश के सब नागरिकों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले, खास करके देश की आधी आबादी, हमारे बहनों को, महिलाओं को, इसके लिए देश की जो समान नागरिक संहिता है, इसके ऊपर जो काम शुरू हुआ था, इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस बात का संकल्प इसमें दोहराया गया है। बाकी बहुत सारी और विषय हो सकते हैं जिसमें, जैसे मैंने बताया था शुरू में, देश का जो सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको आगे मजबूत करते हुए इन्हीं तीनों विषयों के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं जिसके चलते हमारे देश को 21वीं सदी में जो एक मजबूत भारत की नींव पूर्व में रखी गई है, उसके आधार पे एक भविष्य में मजबूत देश का निर्माण हो, इस बात का एक प्रयास भविष्य में किया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के सामने एक गारंटी प्रस्तुत की है। मैं समझता हूँ भविष्य में हम लोग देखेंगे कि 10 साल के अंदर जो करके दिखाया है, जो कहा वो किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे को जो साथ लेकर के चले थे, इसी आधार पर देश को भविष्य के अंदर आगे बढ़ाना और दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत के रूप में कैसे हमारा देश स्थापित हो, कैसे हम 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी के अंदर खड़े हों, कैसे 2047 तक तेज गति में, जैसे इन 10 साल के अंदर हुआ है, प्रत्येक नागरिक को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए, उनको वैश्विक स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए और आगे देश बढ़े, इस बात का संकल्प दोहराया गया। जैसे वैश्विक स्तर की सुविधाओं में जो चिकित्सा की बात होती है, इसमें दोहराया गया है कि 70 साल से ऊपर के जो देश के नागरिक हैं, किसी भी श्रेणी के हों, वो गरीब परिवारों से हों, वो मध्यम श्रेणी के परिवारों से हों या उच्च आमदनी के वर्ग से हों, सब ऐसे वृद्धजनों को आयुष्मान योजना का लाभ देने का संकल्प दोहराया गया है। तो ये वैश्विक स्तर की जो सुविधाएं हैं हमारे नागरिकों को मिले, इस बात के संकल्प दोहराने की दिशा में जो एक कदम है वो बढ़ाने के लिए इस संकल्प पत्र में इस बात को रखा भी गया है और अन्य इस प्रकार के विषय इसमें जोड़े गए हैं। तो प्रमुख रूप से ये बातें मैंने संकल्प पत्र की आपके सामने रखी थी और भविष्य में हमारी पूरी पार्टी मिलकर के, जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 10 की 10 सीटें जीतने का जो एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसके लिए हम हरियाणा की जनता तक ये संकल्प पत्र की बातें
लेकर के जाएंगे और उसमें आप सब पत्रकार बंधुओं का इसमें सक्रिय सहयोग की हमें अपेक्षा रहेगी। पूर्व में भी आप लोगों का सहयोग हम लोगों को मिलता रहा है, तो भविष्य में भी आपका सहयोग हमें मिलता रहे, इस बात की उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल अगर कोई आपका हो सकता है तो उसको आप लोग रख सकते हैं। जी 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 या सिर्फ केजरीवाल को जेल में डाल देना? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर बात नहीं है। अब अगर केजरीवाल जी ने बात की भ्रष्टाचार रोकने की, अगर केजरीवाल साहब अपने आप को भ्रष्टाचार के मामले में वो भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, इस बात का एक वातावरण प्रस्तुत करते हुए और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पिछले चुनाव में दोहराया था और मोदी जी ने खास करके कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आंख मूंद करके बैठ नहीं सकती। ऐसे जो भी व्यक्ति आएंगे उनके खिलाफ पूर्व में भी कार्रवाई और भविष्य में भी कार्रवाई होगी। आपने संकल्प पत्र में एक स्पेसिफिक चीज लिखी है कि पेपर जो लीक हो रहे हैं जी, उनके ऊपर कानून बनेगा, तो आप खुद ही मान रहे हैं पेपर लीक हुए? देखिए, ये खुद मानने की बात नहीं है। तो देखिए, जो होता है और जो हुआ है वो जग जाहिर होता है। कोई मेरे छुपाने से, आपके छुपाने से छुपता नहीं है। लेकिन युवाओं की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए जितना ये सिस्टम पारदर्शी होगा, उस बात के प्रयास पूर्व में हुए और देश की जनता को उसका लाभ मिला है और भविष्य में भी मिलेगा। हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से पारदर्शी सिस्टम का लाभ हरियाणा की जनता को हुआ है, आप और हमने सबने देखा है। कैसे हरियाणा प्रदेश में नौकरियां बिकती थी, नीलामी होती थी, परिवार के लोगों को जिनके पेपर भी पास करने की गुंजाइश नहीं होती थी, उन लोगों को एचसीएस लगाया जाता था। कितने ही बड़े नेताओं के रिश्तेदार बड़ी बड़ी नौकरियों पर हमने लगे हुए देखे हैं। और किस प्रकार से जब इस प्रकार की व्यवस्था के लोग इस प्रकार की व्यवस्था से बैकडोर से जब एंट्री करते हैं नौकरियों में, तो जन सेवा का काम होता है, जन सेवा भी प्रभावित होती है। हमारी पार्टी और हमारी सरकारों का संकल्प रहा है कि जन सेवा के मामले को किसी भी रूप में गलत तरीके से प्रभावित नहीं होने देंगे और भविष्य में इसको और ज्यादा मजबूती के साथ किया जाएगा। आपने अपने घोषणा पत्र में किसानों की बात की है जी, किसानों की जो आपके पिछला 2019 का घोषणा पत्र, उसमें जो आज किसानों की 2 गुने की मेरी बात जी जी, लेकिन इस घोषणा पत्र में किसानों की आय से संबंधित कोई बात नहीं, मैंने बताया ना कैसे पिछले घोषणा पत्र में भी जो बात कही थी। आप देखेंगे कि जो फसलों का विविधीकरण है, जो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर यानी कि अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज जो एक वर्ष के रूप में पीछे मनाया गया, उसके कारण से हमारे हरियाणा के ही किसान की बाजरे जैसी फसलें, उनकी कितनी कीमत उनकी बढ़ी है। सरकार ने ये संकल्प में दोहराया है कि हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे। पूर्व में भी इसको बढ़ावा मिला है, तो हमारे किसानों की बहुत सारी फसलों की आमदनी डबल भी हुई है। हाँ, लेकिन अभी इस बात के ऊपर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। इस संकल्प को इस संकल्प पत्र के माध्यम से मोदी जी ने दोहराया है। किसान जो एमएसपी को लेकर जो विरोध कर रहा है, मांग कर रहा है काफी। देखिए, निश्चित रूप से सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत के आधार पे उसमें 50% लाभ जोड़ करके दिया जाए, इस बात का प्रयास शुरू हुआ। और किसान की लागत मूल्य कम रखने के लिए आपको मैं ध्यान कराऊंगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खाद की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। हमारे देश की सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी सुनिश्चित की थी खाद्य क्षेत्र, खाद के उस मामले में, उर्वरक के मामले में, और किसान की फसल का लागत मूल्य कम से कम बढ़े, इस बात का प्रयास हुआ था। उसकी कीमतें उसको ज्यादा मिले, लागत उसकी कम बढ़े, इस एंगल से उसको लाभकारी मूल्य की जो व्यवस्था है सरकार ने की है। लेकिन उर्वरक के मामले में तो सब्सिडी सिर्फ उद्योग पतियों को मिलती है, किसान को कम मिलती है। देखिए, ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है। ये किसान को सब्सिडी मिलती है, अगर सरकार उसके रेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेट अगर बाजार में दे दे तो किसानों को महंगी खरीदनी पड़ेगी। उद्योगपति किसान की सब्सिडी वाली खाद का उपयोग ना कर पाए,
इसके लिए नीम कोटेड यूरिया की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी के राज में पहली बार शुरू हुई। इस बात का प्रयास हुआ और वो प्रयास सार्थक हुआ। भविष्य में और कड़े कदम मुझे लगता है इसमें अगर जरूरत होगी उठाने की तो उठाए जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं किसानों को बहुत बेहतर इस संकल्प पत्र के माध्यम से आप घोषणा कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी आपके प्रत्याशियों का विरोध किसान संगठन क्यों कर रहे हैं अगर किसानों को आपने बेहतर दिया है? देखिए, कोई भी वर्ग है वो संतुष्टि करके नहीं बैठ सकता, चाहे बेरोजगार है, चाहे किसान है या अन्य कोई वर्ग है। एक मांग पूरी होती है, दूसरी मांग स्वाभाविक है कि इस प्रकार के हालात बनते हैं उसके निकल करके आती है। और ये वो सरकार है जिसने साफ नियत के साथ हर वर्ग के साथ न्याय करने का काम किया है। अब किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य भी देना है, उसकी फसलें ज्यादा से ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बिके, नहीं बिके तो उसको भावांतर भरपाई योजना के तहत उसकी भरपाई भी करने का काम करना है। तो दूसरी तरफ उपभोक्ता वर्ग के प्रति भी सरकार की जो जिम्मेवारियां बनती हैं उन दोनों के अंदर किस प्रकार से बैलेंस किया जाए ये करके सरकार चलती है। और मैं कहता हूं कि किसान भाइयों की जो भी भविष्य के अंदर जायज मांगे होंगी पहले भी पूरी करने का प्रयास हुआ है। जितना मुआवजा फसल खराबे का हमारी सरकारों ने दिया कोई सोच भी नहीं सकता। 2-2 रुपए के चेक मिलते थे। कैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान को, बेशक वो छोटी सहायता हो लेकिन बहुत बड़ी शुरुआत हुई। 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के नाते, फसल बीमा योजना लागू हुई, भंडारण की उचित व्यवस्थाएं लागू हुई। जैसे मैंने बताया, इसके चलते किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने की जरूरत है। और जहां तक आंदोलन की बात है, सब लोगों का अधिकार है आंदोलन करना, लेकिन उस आंदोलन में अपने अधिकार का प्रयोग भी हम करें और दूसरे के जो अधिकार हैं वो भी प्रभावित ना हो, ये भी हम सब लोगों को देखने की जिम्मेवारी है। कितनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी को 6 महीने बाद चुनाव है विधानसभा। देखिए, पार्टी जो मुद्दे लेके आ रही है, देखिए चुनौतियां हर समय होती हैं। हम ऐसा नहीं है कि चुनौती नहीं मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर काम को चुनौती मान करके चलती है, उस चुनौती को स्वीकार करती है। और हमारी पूरी टीम देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व से लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेतृत्व में जैसे हमारी पार्टी काम करती है, हर काम को हम चुनौतीपूर्ण तरीके से लेते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की सेवा नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में देश के गरीब की, युवा की, महिला की और किसान की हमने की है, भविष्य में हम और ज्यादा उनकी सेवा कर पाए, इस बात का संकल्प दोहराया गया है। तो निश्चित रूप से ये चुनौती को हम पार पाएं, इसके लिए जनता इस संकल्प पत्र में जो बातें दोहराई गई हैं उसके चलते हम लोगों को आशीर्वाद देंगे और चुनौती को पार पाएंगे। देखिए, मैं तो कहता हूं 10 की 10 में चुनौती होती है। हम 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में उसका प्रत्येक बूथ हम जीत करके आए। जिस बूथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी एक तरफा जीती थी वहां भी एक तरफा जीते। आप तो एक लोकसभा की बात करते हैं, मैं तो सब बूथ जो 19,000 से ज्यादा बूथ है हरियाणा प्रदेश के, हम तो उस हर बूथ के ऊपर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। तो आप कह रहे हैं कि महंगाई को भारतीय जनता पार्टी चुनौती नहीं मानती क्या सर? देखिए, क्यों नहीं मानती? फिर इसके कम करने के लिए कोई सुझाव? देखिए, मैंने एक बात बताई है। देखिए, महंगाई के बहुत सारे हैं, हमारे स्थानीय स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कोई भी सरकार, किसी भी सरकार का मुखिया नहीं चाहता कि उसके देश को कोई चीज महंगी मिले, लेकिन उसको रोकने के लिए, जैसे मैंने बताया, खाद के मामले में, उर्वरक के मामले में 11 लाख करोड़ की सब्सिडी दी गई ना। एक तरफ किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य देना, तो दूसरी तरफ गरीब आदमी को उसमें 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज भी देना है। तो इसके अंदर बैलेंस बनाना ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। इस जिम्मेवारी को बना करके चलती है और उसके चलते महंगाई को रोकने में पूर्व की सरकारों के मुकाबले हमारी सरकार ज्यादा कामयाब हुई है, एक बात। दूसरी बात, गरीब परिवारों को महंगाई की मार कम से कम हो, इस बात के लिए सरकार फ्री में उनको अनाज भी दे रही है। 4 करोड़ लोगों को मकान देने का संकल्प पीछे किया था, वो दिए हैं, भविष्य में देने का काम। गरीब लोगों को आयुष्मान योजना बना करके उनको कैसे 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो,
तो गरीब व्यक्ति को महंगाई की मार से रोकने के लिए, बचाने के लिए ऐसे कदम उठाए गए हैं। कांग्रेस जो आपका मेरा सवाल है कि 2014 से लेकर 19 तक ब्लैक मनी खासतौर से फोकस रहा बीजेपी की घोषणा पत्र में पहले भी 14 क्या खत्म हो गया सारा ब्लैक मनी? एक मिनट दोबारा। ब्लैक मनी जो था जी 2014 में बड़ा इशू था आप लोगों के लिए, जी 2019 में बड़ा इशू है। जी क्या 24 आते आते सारा ब्लैक मनी फाइट हो गया है या मिला नहीं आ गया? देखिए ये सवाल आपका अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए देश के अंदर कड़े और बड़े कदम उठाने का काम किया। पारदर्शी व्यवस्था लागू हो, इसके ऊपर काम किया गया। नोटबंदी तक के बड़े और कड़े कदम सरकार ने उठाने में कोई हिचक नहीं करी। सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब आदमी तक, देश के हर व्यक्ति का बैंक के अंदर खाता हो, गरीब व्यक्ति का बिना पैसे के बैंक के अंदर खाता खुले, ये व्यवस्था शुरू की गई ताकि योजनाओं का लाभ सीधा का सीधा हो। और आज हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो बढ़ी है, उसके कारण से इस व्यवस्था के अंदर पारदर्शिता आई है। और निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ हरियाणा की जनता को ये कह सकता हूं कि भविष्य में इस प्रकार के और बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत होगी तो हमारी सरकार उठाएगी। कांग्रेस के राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार के मामले में वो जो बदलिया बॉन्ड में सारा का सारा जो हड़ताल बीजेपी के पास है। देखिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के पास जब कोई, या विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा बचता नहीं है, तो फिर इस प्रकार की मन गढ़ंत बातें करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि देश की जनता, हरियाणा की जनता इन बातों में आएगी। निश्चित रूप से देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर पूर्व में विश्वास किया था और भविष्य में भी विश्वास करते हुए और आशीर्वाद के रूप में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम देश की जनता करेगी। मुझे लगता है कि सवाल तो ज्यादा आ ही गए। बीजेपी के घोषणा पत्र में कोई रोड मैप रोजगार के लिए देखिए एक मिनट के लिए मैं मेरे ख्याल में एक सवाल ये आखिरी का, इसका जवाब देकर के, क्योंकि बहुत सवाल हो, बाकी अनऑफिशियल भी कर लेंगे हम लोग। देखिए जो मैंने युवाओं के लिए बताया है कि किस प्रकार से, मैंने बहुत विस्तार से बताया, शायद उस समय आप ध्यान से नहीं सुन पाए, मैं आपको लिखित में भी दे दूंगा कि कितने कदम युवाओं को रोजगार सृजन के लिए हमारी सरकार ने उठाने का संकल्प इस संकल्प पत्र के माध्यम से लिया है।